रश्मि, बात बन गई ना। कंग्रेचुलेशंस ना, इस बार थैंक यू। आपको रैंक 6th मिला है और बढ़िया हो गया है ना। जो मेहनत है इतने टाइम की ना, यू गॉट सक्सेस ना। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम देखते हैं नाम, थोड़ा-सा हम होप करते हैं बट हमें उतना विश्वास नहीं रहता है। तो जब नाम आया तो मेरे हस्बैंड ऐसे आए, तुम्हारा हो गया। तो ही सेड कि आप को पुलिस सर्विसेज़ मिली है। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा फीलिंग को सिंक इन होने में टाइम लगा, बट या इट्स अमेज़िंग फीलिंग, बहुत अच्छी है। और मतलब ओवर द पीरियड ना, ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे भी ये टेंशन थी क्योंकि ना बहुत मेहनत करी है, लास्ट अटेम्प्ट है। तो कैसा, मतलब जैसे बाकी लोग भी इसको सुनेंगे, तो टेल अस अबाउट योर जर्नी, मतलब कैसा रहा प्रिपरेशन के फेज, और उससे पहले अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबको बताओ। जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आई वाज़ बॉर्न इन मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मंडी, और मेरी एजुकेशन भी 12th तक वहीं हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और 2007 में मैंने कंप्लीट की थी और 2008 में कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी, और मैंने केरला में अपनी फर्स्ट कंपनी जॉइन की थी 2008 से। और वहाँ से लेकर के जर्नी फिर जाती है 2020 तक, जब मैंने इन्फोसिस को छोड़ा था। मैं 2010 में ही जॉइन किया था इन्फोसिस को और 10 साल रही वहाँ पर। तो ओवरऑल 12 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा आईटी का। तो पैरेलली बीच में ऐसा था कि कुछ चेंजेस आते हैं आई थिंक करियर के अंदर। तो मुझे भी फील हो रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, एजुकेशन बढ़ाऊँ या कोई फॉरेन असाइनमेंट ले लूँ या क्या करूँ? तो उस टाइम में जब मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, तो मेरी कुछ एसोसिएशन थी एनजीओज़ के साथ। तो वहाँ का थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था पब्लिक सर्विसेज़ के बारे में, तो जब मैंने एक्सप्लोर किया, प्लस कुछ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड किसी आईएएस ऑफिसर के कॉन्टैक्ट में आए थे, तो उन्होंने मोटिवेट किया था मेरे हस्बैंड को कि आप क्यों नहीं करते? तो मेरे हस्बैंड से डिस्कशन हुआ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है, तो हमने एक्सप्लोर, वहीं से मेरी पूरी वो रिसर्च चली, तो मैंने किया। हालाँकि इनिशियली मैंने इसको छोड़ दिया था, बट देन 2020 में थोड़ा सीरियस हुई और मुझे लगा कि एक ट्राई बनता है, क्योंकि मेरी एज 35 हो जाएगी, तो मैं कहीं ऐसा ना सोचूँ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया पब्लिक सर्विसेज़ के लिए। तब मैंने इसको थोड़ा-सा अपने गोल को सेट किया कि ओके, आई विल गिव माय सेल्फ 2 और 3 इयर्स, और मैं देखती हूँ, 3 चांसेस थे उस टाइम मेरे पास, और 2 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था। वो मेरी अपनी गलतियाँ थी, थोड़ी-सी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी शायद उस टाइम, बट फाइनली इस बार फर्स्ट मेंस दिया, फर्स्ट इंटरव्यू दिया और हो गया। सो ये तो सारी जर्नी है इसकी। फैमिली में कौन कौन है आपके, उनके बारे में अ, बताएं। जी सर। सर, मेरे फादर साहब जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए 2017 में, और मेरी मदर भी वो हिंदी टीचर थे। और मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो चीफ ऑडिट ऑफिसर रिटायर हुए हैं हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो आईटीआई से भी एचसीएम रिटायर हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और एक मेरा 5 साल का बेटा है। तो मतलब और एक, इसके अलावा मेरी सिस्टर है और एक ब्रदर है। बिल्कुल। तो सपोर्ट ना, फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और आपको मतलब किस किस ने, जैसे इस टाइम पे ना आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो एक चीज आती है कि हाँ, इन लोगों की वजह से मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो सपोर्ट सिस्टम आपका कैसे रहा, कौन कौन रहे उसमें? सर, आई थिंक मेरी जो एंटायर फैमिली है उसने बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने अपने गोल को डिस्कस किया, तो इनिशियली तो हेजिटेंट थे फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा ऑलरेडी एक अच्छा करियर है और मैं उसमें ग्रो कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो फिर मुझे इतना एक ड्रास्टिक स्टेप लेने की क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि आई विल बी लीविंग इन्फोसिस, और ये बिल्कुल एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उनके ऊपर जब उनको पता चला था, एक थर्ड पर्सन से पता चला था। तो दे वर इन शॉक, लिटरली इन शॉक। तो लेकिन ये था कि मैं फर्म हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड वाज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो थे, और एक पुश जो था मुझे वो अपने सिस्टर और ब्रदर से मिलता रहता था कि ओके, तू कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेट्स सी, नहीं भी होता तो देख लेंगे, कुछ नहीं होता। तो वो रहा। और फिर उसके बाद मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वही मेरा जो बेटा है उसकी केयर करते थे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और इवन हस्बैंड जो थे, तो उन्होंने हर एक फंक्शन में मुझे रिप्लेस कर दिया, कहीं भी नहीं लेके जाते थे। मुझे बस यही था कि आपको डेडिकेटली टाइम सिर्फ स्टडीज़ को ही देना है। और सो ये 2-3 साल ऐसे ही गए। जी। बिल्कुल, और टाइम मैनेजमेंट एक, क्योंकि देखिए आप घर पे थे ना, फैमिली भी है, बच्चा भी है, और पढ़ना भी है,
तो कैसे मतलब टाइम कैसे मैनेज किया ओवर द पीरियड, क्योंकि जैसे आंसर राइटिंग करनी है, यहाँ पर भी हम लोग भी कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज किया? सर पहले तो एक डिसीजन लिया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो वो थी कि स्टडीज़ को करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक करियर को स्टेक पे रखा था। तो मेरे को था कि पूरा टाइम अब इसी को देना है जो मैंने डिसाइड किया है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट में ऐसा था कि जैसे मेरी जॉब रही है पहले, तो मैं हमेशा एक डिसिप्लिन में बन जाते हैं, उसको सीखते हैं कि हमें क्या काम किस वक़्त करना है। तो जो मैं सारा का सारा टाइम इम्पोर्टेंट इसी को देती थी। बीच में कुछ ऐसे अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती थी, जैसे मेरा बच्चा थोड़ा-सा शरारती है, सुबह उठ जाएगा, रात को नहीं सोएगा, तो थोड़ा-सा वैसे मैनेज कर लेते थे। मेरे घरवाले बाहर लेके जाते थे और थोड़ा-सा मैं जैसे कुछ प्रायोरिटी किसी से हेल्प ले ली, पेरेंट्स से हेल्प ले ली कि अभी मैं टाइम नहीं दे सकती, आप दे दो इस चीज़ को, या फैमिली फंक्शंस को मिस किया तो आई सेड सॉरी टू माय ऑल रिलेटिव्स जिनका मैं नहीं अटेंड कर पाती थी। कुछ प्लानिंग करके ये चीज़ें मैं इनिशियली प्लान कर लेती थी कि मुझे 1 मंथ में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है या 1 दिन में क्या करना है। मैंने पूरा एक टाइम टेबल 8 टू 9, 9 टू 10, 10 टू 11 वो मेरा पूरा रहता था। बिना आई थिंक टाइम टेबल के हम बिल्कुल ही फ़ोकस नहीं हो पाते। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि मेरे पास टाइम टेबल था और मैं उसी को फ़ॉलो कर रही थी। और मतलब प्रिपरेशन, जैसे जो चीजें ना स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि प्रिपेयर कैसे किया, क्योंकि जैसे TW है तो आपने उसको भी जी, लिखा था, और जर्नी जी। जैसे ना प्रिपरेशन आपने कैसे किया, और बच्चों के लिए क्या सजेशन है, जैसे प्रीलिम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जाए? आई थिंक प्रीलिम्स के लिए अब जो एग्ज़ाम आता है उसका बहुत बड़ा स्कोप होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग-अलग एरिया से आते हैं और हम बहुत सारे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ प्रिडिक्टेबल एरियाज़ होते हैं जिसको हमें अच्छे से वेल प्रिपेयर करना चाहिए, और जो अनप्रिडिक्टेबल है उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि हमें उसको कवर करना है। डिफरेंट सोर्सेज़ भी हैं चलो, बट जो भी चीज़ें पढ़ें बार-बार पढ़ें और कुछ इधर-उधर की जानकारी भी रखें, वो ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैंने देखी, हिमाचल में अगर आपको एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक अपना बेस बनाएँ। मेरा जब तक बेस नहीं था, मैं कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाती थी। बट जब मैं एक बेस पे आई तो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर का भी निकला, तहसील वेलफेयर का भी निकला और फिर इसके बाद एचएएस का भी निकल गया। इस बार हालाँकि मैंने शायद इतना एफर्ट नहीं डाला था, पर जो लास्ट 2 इयर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, वो चीज़ इस बार काम आई है। तो एक बेस बनाना ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको यू नीड टू गिव मतलब इतने ज़्यादा आवर्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको यही सजेशन होता है कि बेस बनाओ और उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जितनी कर सकते हो। बिल्कुल। और मेंस, मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्योंकि आपके मतलब आंसर राइटिंग अच्छी थी, कैसे इस जी। चीज पे वर्कआउट किया, उसके लिए क्या सर सजेशन है? जी, जी, जी। इनिशियली एक चीज़ मैंने देखी थी कि मैंने टेस्ट पेपर्स वगैरह बहुत ज़्यादा थॉरोली देखे थे जो टॉपर्स के थे, जस्ट टू नो कि क्या अप्रोच रहती है। प्रीलिम्स में भी यही स्टेप होता है कि आप जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने करें। मेरा प्रीलिम्स अच्छा नहीं होता था तो मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे। यूपीएससी के किए थे, एचएस के किए थे, जितने भी मिलते थे डिफरेंट स्टेट सर्विसेज़ के। तो इसमें भी यही रखा कि मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स देखे कि कैसे लिखे हैं। फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन की, बुक्स पढ़ते हैं हम, नॉलेज आती है, न्यूज़पेपर वगैरह से भी आती है। फिर मैंने टेस्ट पेपर जैसे मैंने आपके साथ भी लिखे थे, तो उसमें एक अप्रोच फ़ॉलो करने की कोशिश की थी। फिर जैसे आपने लाइन टू लाइन मुझे चीज़ें बताई थी कि देखो इसमें ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आगे-पीछे वैसे करने हैं। तो वो फिर मैं हर जगह लिख लेती थी कि कहाँ कैसे लिखना है। उसके लिए लिखती रही, तो थोड़ा-सा वो एक लेवल उसमें भी आ गया था। तो आपने मुझे बोला भी था कि आपका एक लेवल आ गया है, तो आप थोड़ा-सा और एफर्ट करोगे तो शायद और बेटर कर पाओगे। तो आई थिंक वही है कि आपका थोड़ा-सा प्रैक्टिस वो इम्पोर्टेंट है इसमें। माइनर इंटिक, जैसे होता है कि सब हर बच्चे को ये लगता है कि स्टार्टिंग में लिखेंगे और बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा, बट वही ना कि लेवल रहता है, स्टेजेस रहती है, तो किस तरीके से आपने इसमें से इम्प्रूवमेंट कैसे लाई, क्या क्या चीजें ऐसी छोटी छोटी करी जिससे इम्प्रूवमेंट आई, स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग में? अ, सर मैंने वो जो एक अप्रोच रहती है जो हमेशा कहते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखो, और आपने मुझे बताया था जो मैंने गाँठ बाँध लिया था कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आप एक फैक्ट भी साथ में लिखो, क्योंकि आपकी बात का पॉइंट तभी होगा जब उसमें कुछ फैक्ट लिखेंगे आप। वही चीज़ फिर धीरे-धीरे मैंने जितना ज़्यादा पढ़ाई की, क्योंकि क्लब्ड पढ़ाई होती है प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो मेंस में आपको वास्ट नॉलेज मिलती है और प्रीलिम्स से आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो उन दोनों को बस कंबाइन किया और राइटिंग में भी वैसे ही किया। कॉन्क्लूजन्स के अंदर जैसे कमिटी रिपोर्ट्स थी या हमारे पास कोई भी एनसीआरबी का डाटा रहता है या सेंसस का डाटा रहता है, वो सब कुछ मेंशन कर देना। बॉडी के अंदर भी है, कॉन्क्लूजन के अंदर भी है और इंट्रोडक्शन के अंदर भी है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करते रहना।
और इवन जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर भी कई तरह के आर्टिकल्स ऐसे आते हैं कि जो इन्हीं फॉर्मेट्स में लिखे जाते हैं। तो अगर हम थॉरली स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, तो आई थिंक वो हेल्पफुल रहता है हर एक स्टेज के लिए। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कितना रोल रहता है, जैसे डैप है या और एस्पेक्ट्स, उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए? आई थिंक सर इंटरव्यू का एक बेस तो हमें मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी ही दे देते हैं। बाकी जो हम उसके अंदर पूरी डिटेल्स मेंशन करते हैं अपने लाइफ की, उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी गाइडेंस भी लें, क्योंकि कई बार हमें अपने बारे में बड़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, बट क्या उसमें मतलब क्या उसमें मतलब फॉर्डर सा है या क्या इंपॉर्टेंट है वो मिस कर देते हैं। तो जो भी हम मेंशन करें, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई टॉपर है या कोई अगर आपका इंस्टीट्यूट है या कोई गाइडेंस दे सकता है, तो उनसे पूछ के हम उसको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड उसको बनाएं, और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग हमें पता हो और सारी डिटेल्स पता हो, चाहे हम कम ही दें। जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा मेंशन किया था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा और स्क्रूटनाइज किया, थोड़ा छोटा किया, फिर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहने वाली बात थी, तो वो चीज़ें एक्सप्रेस की, तो वो अच्छे से आ गई। फिर उसका हर एक चीज़ तैयार की, और आई थिंक वो ज़रूरी होता है क्योंकि डेफ ही उनके सामने है, वो डेफ ही देखेंगे, उनको आपके बारे में और तो कुछ भी नहीं पता। तो दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डेफ इटसेल्फ। तो थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ेगा। नर्वसनेस होती है क्योंकि इतने बड़े लोग बैठते हैं आपके सामने, बट आई थिंक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि आप मेंस भी क्लियर करके गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना भी चाहिए, वो लाइफ में ज़रूरी भी है। तो आई थिंक वो ठीक रहता है अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ दे दें, तो आपका डर भी निकल जाता है, आपको पता चल जाता है, आपको अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। डैफ को किस तरीके से प्रिपरेशन में, इसमें हर एक इंसान का क्वेश्चन होता है कि कैसे उसको मैं भरूं, क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे उसको मतलब छोटा करके किस तरह से लिखा जाए चीजों को, आपने वो कैसे किया? अ सर जैसे उसमें कुछ ही आई थिंक मेन कॉलम्स हैं, कुछ तो आपके एजुकेशन को लेके हैं, नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है, चलो वो तो स्टैंडर्ड से होते हैं। एक आता है कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, या आपके फैमिली की डिटेल्स आती हैं, और आपकी अचीवमेंट्स आती हैं, आपके फेलियर्स आते हैं। तो अगर हम इसमें भी वही बात होती है कि जैसे हमें हमेशा कहते हैं कि आपको न्यूट्रल रहना है, आपको कोई साइड नहीं लेनी है। तो जब आप लिख रहे हैं, तो वो चीज़ उसमें भी एक्सप्रेस होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कोई भी पॉइंट लिखते हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जब आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे नाम होते हैं, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट भी की होती है, आप में पेशेंस भी होती है, तो वो वर्ड्स तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि तभी तो आप बैठ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। प्लस आपको आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे आपकी जो बड़ी-बड़ी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके शॉर्ट वर्ड्स को आप गूगल कर लें, तो आपको मिल जाएँगी, हेल्प मिल जाती है डिक्शनरीज़ के थ्रू। आई थिंक इतना तो हर जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचता है, वो उतना करता है और कर भी सकता है। प्लस थोड़ी-सी गाइडेंस भी ज़रूरी होती है कि जैसे मेरा इनिशियल था जब मैंने तहसील वेलफेयर का दिया था, तो जैसे आपके साथ मैं बैठी थी, तो मैंने बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी मेंशन की थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो आपने बोला था कि एक तो पूरा अपना एक्सप्लेन हर चीज़ के बारे में सोचो, वो मैंने सोचा, मतलब उसमें सोचने में टाइम लगता है क्योंकि हम जानते हैं अपने बारे में, पर उतना डिटेल में नहीं शायद। तो हर चीज़, हर वर्ड का मतलब समझा, और आपसे डिस्कशन भी काफ़ी हुई थी इस पे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। मुझे तो उसमें काफ़ी मदद मिली थी, जैसे आपके यहाँ डिस्कशन हुई थी। इंटरव्यू इंटरव्यू का मेन एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब यहाँ भी और मेन जहाँ है ना जी, एचपीपीएससी जी। में कैसा रहा? मॉक इंटरव्यूज़ में अच्छा रहा। आई थिंक मॉक इंटरव्यूज़ में काफ़ी ग्रिल करते हैं। इतना ग्रिलिंग वहाँ नहीं होती है, पर ये अच्छा है कि हम इनिशियल स्टेज में ही ग्रिल हो जाते हैं, तो हम ओपन रहते हैं फिर उस चीज़ के लिए, शायद हम उतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आते। मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्ट्रेस में नहीं आती, लेकिन जब मैंने वीडियोज़ देखी, जैसे जो सेंड की थी, जो मैंने मॉक की देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फेस से तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तो वो चेंजेस किए थोड़े-से। प्लस इंटरव्यू में तो बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल रहता है, और वो काफ़ी कंफर्टेबली आपसे बात करते हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं जो आपके सामने बैठे हैं, तो आपसे बहुत अच्छी डिस्कशन होती है उनकी। थोड़ा-सा काम रखना पड़ता है अपने आप को, उसके लिए जैसे मैं थोड़ा-सा टहल रही थी वहाँ पे ताकि वो स्ट्रेस ना रहे, थोड़ा-सा आई वाज़ थिंकिंग मतलब कुछ अच्छी चीज़ें सोच रही थी ताकि मैं परेशान ना हूँ इंटरव्यू के दौरान में, तो आई थिंक दैट वर्क्ड वेल। कुछ मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस थी, कुछ अपनी मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस भी काम आए क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं इस स्टेज तक, तो वो भी काफ़ी काम आया। प्लस थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी। एग्जैक्टली क्या क्या प्रश्न पूछे थे उन्होंने, अगर कुछ ऐसे याद आ रहे हो? जी, जी। एक तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, ज्योग्राफी के बारे में और कल्चर के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, फ़ोक डांसेस, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुई। दूसरा थोड़े से जो आपकी करंट जॉब है,
या अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है तो वो कैसे मदद करेगी गवर्नेंस में। फिर वो भी पूछते हैं कि आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा गोल है हमारी गवर्नमेंट का। उसके बाद एक एज अ वुमेन क्या चैलेंजेस हैं, हमारे रूरल वुमेन के क्या चैलेंजेस हैं, क्या मदद की जा सकती है, कैसे कैसे किया जा सकता है। अम, अभी तक तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। वैसे प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था, जो हुआ था वही जो डिस्कस हुआ था ड्यूरिंग मॉक्स या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए थे, वो काफी हद तक उतना ही था। उसके क्लोज, उसके अराउंड ही घूम रहा था। जी अश्विनी, जी जब भी ना मतलब स्टूडेंट से बात होती है ना, जैसे अब आप सेलेक्ट हो गए, तो जी एक ना जो बाहर से बच्चा देख रहा होता है उसको ये लगता है कि यार ये लोग तो ना एकदम चोजन फ्यू वाले लोग हैं, अपन तो जी इस लेवल पे नहीं है। तो मतलब क्या, कैसे जी आप वो चीज कहना चाहेंगे, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आई थिंक हर जो भी है स्टूडेंट को जीरो से ही शुरू करता है। अब मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने जीरो से ही शुरू किया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं न्यूज़पेपर बचपन से ही पढ़ती हूँ, आदत थी। लेकिन यहाँ क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि आईएएस या एचएएस कैसे बनते हैं। मुझे पता था कि ये जॉब्स हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेफर नहीं किया। वो चाहते नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा यहाँ पे टाइम डिवोट करूँ, और क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। बट फिर जब मैंने, लेकिन ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया, जब मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया चीज़ों को, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी और रिस्पेक्टेबल सर्विसेज हैं, बहुत ही इनकी एक रेपुटेशन बहुत अच्छी है। चलो हम डिसाइड करते हैं कि करें। तो उसके लिए एक बेस पे आई हूँ। मैंने इनिशियली कोई भी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी मैं, और ना मेरे से वो टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं होते थे, मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, और जितने भी क्लरिकल के एग्जाम जो भी थे, मैंने सारे वो प्रीलिम्स के पेपर उठाए, तो मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। नॉलेज जब चीजें हम पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि टाइम लगता है, 1 डेढ़ 2 साल लगते ही हैं आपको, क्योंकि आप कितनी बुक्स बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। वो चीज आप बार बार पढ़ेंगे तभी वो चीजें याद होंगी, तो उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। मुझे लगता है मैं मतलब डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, इट टेक्स टाइम, और सबके लिए लगता है। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। उम्मीद मैं करती थी कि मैं पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंचूंगी ऐसा श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप जो भी आपका गोल है, वो एक तो आपका अपना होना चाहिए, कोई प्रेशर की वजह से नहीं होना चाहिए कि फैमिली का है या किसी और का है। अपने आप डिसाइड करो, अपने आप डिसीजन लो, और फिर उस हिसाब से पूरा टाइम दो। आई थिंक डेडिकेशन तभी आएगी जब वो आपका अपना डिसीजन होगा, और पूरे मेहनत से करो तो क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। और इमीडिएटली ना, जैसे अभी रिजल्ट आया है, तो कुछ का हुआ जी है, कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ है, तो उन बच्चों के जी लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने भी देखो एग्जाम दिए थे, जैसे टीडब्ल्यू है, हम दोनों को लग रहा था कि बन जाएगी बात, नहीं बनी थी, जी और आज हम जी एकदम ना खुश होके बात कर रहे हैं कि सब सॉर्ट हो गया लाइफ में। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो भी प्रिपरेशन में है? जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप 50 30 40 में जो भी बच्चे हैं, वो सब एक ही लेवल पे होते हैं। बहुत कम 1 2 मार्क्स का फर्क होता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। सबका कैलिबर एक ही रहता है। ठीक है, कभी कभी मुझे यहाँ लगता है कि थोड़ा सा लक भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका टाइम भी नहीं आया होता, बट अगर आप एक लेवल पे हैं तो आज नहीं सही कल आप अचीव कर लेंगे। थोड़ा सा हाँ, वो डिसहार्टनिंग होता है। जैसे 1 2 हफ्ते आपको फील होगा जब ऐसे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बट जैसे जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मेरे साथ जितने भी थे, हम 8 लोग थे, और हम लोगों ने आपस में बहुत बात की। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वो इतने, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद हिमाचल के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा था। मैं बाहरी जॉब में रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत यंग थे, और सब ट्राई कर रहे थे, और बहुत पॉजिटिव थे। तो आई थिंक वो सब एक अच्छे लेवल पर है। आज नहीं सही कल उनका भी नंबर आएगा। मेरा आज आया है, उनका कल आ जाएगा। कुछ लोगों का मेरे से पहले आया था, शायद इससे पहले मुझे भी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई थी। तो मेरी तो बेस्ट विशेस हैं, जो भी हैं उनका अच्छे से हो, और उनको एक अच्छा, जो भी उनका फेवरेट प्लेस है, दे विल गेट दैट। और रमन एकेडमी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब सर इनिशियली जब मैंने सोचा था इसको स्टार्ट करने के बारे में, तो जब प्रिपरेशन के बारे में, तो मैंने गाइडेंस वगैरह ली थी। मतलब गाइडेंस इन द सेंस कि मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट में गई थी, चंडीगढ़ में ही होती थी मैं। तो मैंने ज्वाइन भी किया, बट वो कुछ मुझे आई 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 थिंक वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही करती हूँ। बट एक टाइम के बाद जब 1 साल हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंपटीशन का पता नहीं है, और मुझे अपनी राइटिंग का भी पता नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे, तो वहां से मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिला, जब मैंने बात की।
तो उसके बाद जो आपके कुछ फीडबैक्स मुझे मिली, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज वाला प्रोग्राम किया था, उसमें आपकी जो टीम की डेडिकेशन थी कि एक एक लाइन चेक करते थे, चाहे 9 बजे रात के चाहे 10 बजे, हम बहुत लंबी डिस्कशन करते थे। आप एक एक वर्ड का मतलब मुझे बताते थे कि आपने कैसे लिखना है, आपने यहाँ ये गलत लिखा, आपकी ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप इसको ऐसे लिखो। तो सर वो बहुत ही, आई थिंक वो उसका तो बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे को कंपटीशन, क्योंकि आपने एक चीज़ ना क्लियर कर दी थी मेरे माइंड में कि देखो कंपटीशन बहुत है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो एक सबसे आई थिंक ऐसा किसी ने भी नहीं बोला होगा, इतना ब्लंटली किसी ने भी नहीं बोला होगा, बहुत प्यार से आपने चीज़ समझाई, तो उस वजह से मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाया था। शायद मैं नहीं तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में थी, मैं शायद नहीं भी करती, बट वो जो पुश था वो थोड़ा-सा उससे मिला कि नहीं यार कंपटीशन बहुत है और मुझे ऐसे रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो थोड़ा-सा और अच्छा करना पड़ेगा। तो उसका काफ़ी एक पॉजिटिव सपोर्ट रहा। और अभी फ्यूचर के लिए क्या, मतलब इमीडिएटली कैसे प्लान्स हैं, क्या दिमाग में आ रहा है? अ, सर अभी तो आई थिंक एक मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि मैं इससे पहले एक डिफरेंट टाइप की जॉब में रही हूँ और अब एक बिल्कुल डिफरेंट नया एरिया मिल रहा है। बट आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मैं हमेशा चेंज के लिए ओपन रहती हूँ। एक चैलेंजिंग पोजीशन मिले तो थोड़ा-सा लाइफ का मज़ा भी आता है, वरना मेरा ये थॉट प्रोसेस ऐसा ही है कि आप खुद ही चैलेंज क्रिएट कर लो इससे पहले कि लाइफ आपको कोई नया चैलेंज क्रिएट करके दे दे। तो ये वैसा ही है और मैं बहुत एडमायर करती हूँ, आई थिंक मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा कोई माइंड में नहीं है, मुझे पुलिस सर्विसेज़ हमेशा से अच्छी लगी हैं और रिस्पेक्टेबल रही हैं। बाकी जो प्रोग्राम रहेगा आई थिंक मैं उसको एन्जॉय ही करूँगी और थोड़ा-सा उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश भी करूँगी। एक एक लास्ट क्वेश्चन है कि देखो स्ट्रेस बहुत आता है इस प्रोसेस में ना, रादर जैसे जी, आपका तो लास्ट अटेम्प्ट था, इस बार तो हम दोनों ऐसे जी, थे कि है ना, एकदम सारा एफर्ट मार देते हैं और एक डर हमेशा रहता है। इवन जैसे इंटरव्यू में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इफ नहीं होगा, तो आपने बहुत अच्छे से कैरी किया था उस क्वेश्चन के आंसर को, बट स्टिल जी, मतलब like, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ओवरऑल ना स्ट्रेस बहुत होता है प्रिपरेशन में, उसको राइट, कैसे मैनेज किया जाए और किस तरीके से पॉजिटिव भी रहा जाए, एक तो माइंडसेट सही रहे और दूसरा प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे, क्या किया जाए जी। और आपने कैसे किया? सर डेफ़िनेटली जब हम इतना एफ़र्ट और इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा वी गेट वरिड, क्योंकि हमें लगता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये क्लियर है। आप मुझे लगता है कि सोशल मीडिया थोड़ा-सा आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रही है आजकल की जनरेशन पे, जो लगता है कि 1 साल में क्लियर कर लिया या फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट कुछ भी नहीं होता है। आपको 1 अटेम्प्ट चाहिए होता है टू मेक समथिंग, मतलब आपके लिए जो अच्छा करे। उसमें मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा-सा फैमिली फ्रेंड से कनेक्टेड भी रहें, ज़रूरी है। और अगर आप पॉज़िटिव माइंड फ्रेम में रहेंगे तो वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट होती है और पढ़ाई में भी। जब मैं स्ट्रेस में होती थी मैं कभी अच्छा नहीं करती थी, कभी भी नहीं। और जब मैं थोड़ा-सा लाइटन मूड में होती थी, बढ़िया रहता था तो अच्छा हो जाता था। इवन जब मैंने कम भी पढ़ा है, मुझे खुद विश्वास नहीं होता, पर कई बार मैंने कम पढ़ा हो, मूड ठीक हो तो मैं बहुत अच्छा लिखती थी। स्ट्रेस का ये है कि आपको जो भी चीज़ स्ट्रेस से दूर रखती है, वो कोशिश करें करने की, जितने भी बच्चे हैं, और मोटिवेटेड रहें। ये ना सोचें कि मैं 22 में ये करूँगा, 23 में ये करूँगा, 24 में ये करूँगा। इसमें अगर आप आ गए हैं प्रिपरेशन में सीरियस मोड में, तो डिसाइड करें कि ठीक है, मुझे ये 3 या 4 साल जो भी हैं आपके पास, वो लगाएँ इसमें। और अगर नहीं भी होता है, तो आगे भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये लास्ट चीज़ नहीं होती है। तो ये सोचें, जब ये माइंड में रहेगा ना, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, नहीं हुआ तो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था, कई बार एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। तो फिर ऐसा लगता था कि चल कोई नहीं यार, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, ये तो क्या हो गया, लाइफ बहुत अभी है, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बाहर करने के लिए और ये लास्ट चीज़ नहीं है। खुश रहना ज़रूरी है, जैसा कि आप भी बोलते थे उस टाइम, और जब खुश रहेंगे तो हम अच्छा ही परफ़ॉर्म करेंगे और हम कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। सही बात है ना, और इसी उम्मीद के साथ कि कल हमारा आज से बेटर होगा। जी, बहुत अच्छा लगा रश्मि ना, ऑल द बेस्ट ना, थैंक यू। बहुत अच्छा करिएगा, क्योंकि ऐसा ना अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, और मुझे पता है ना, ओवर द टाइम देखा है, बातें हुई जी, है, आपके पेपर्स देखे हैं, पर्सपेक्टिव है ना, बहुत अच्छा करोगे देश के लिए। ऑल द जी, बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।